नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और आपको पता है कि हम डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हम सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि क्या करते हैं कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे रिलेटेड हम स्टैटिक का पोर्शन कवर कर सकते हैं, तो हम उस स्टैटिक के पोर्शन को भी कवर करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ सेम ट्रिक्स भी देखते हैं। सेम ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ गए ना, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनमें आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करके आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रोज होती हैं और दोपहर 2:05 पर आपको वीडियो अपलोडेड मिल जाती है। अभी तक हमने 2024 से लेकर, ओ सॉरी, 2014 से लेकर 2019 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने डे नंबर 54 में 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट किया था एंड आज है डे नंबर 57, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक को कंप्लीट करेंगे, है ना। क्योंकि एक क्लास में 15 क्वेश्चंस करते हैं, तो आज है 46 से 60 तक की बारी। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बस मैं पेन चेंज कर लूं। देखिए, इस बात को आप ध्यान रखना, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है, ठीक है, तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 कर लेना। ठीक है, बाकी किसी ने अगर स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया हो, तो मैं आपको बता दूं कि 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक कवर करेंगे। हम करेंगे क्या, क्वेश्चन आएगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, 15 सेकंड्स दूंगा, आप ऑप्शंस जैसे भी आप मार्क कर सकते हैं, आप मार्क करेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है और क्यों ठीक है। ठीक है, ऐसे ये जो क्वेश्चन है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत टाइम से न्यूज में था उस टाइम पर, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अब आपको पता है कि अगर कोई चीज करंट अफेयर्स में है ना, आप उन्हें किसी भी बुकलेट से कवर कर रहे हैं, कहीं से भी कवर कर रहे हैं, मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा, आप कहीं से भी कवर करना चाहते हैं आप करें। बट जो मैं करंट अफेयर के सेशंस ले रहा हूँ, उसमें मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। हर महीने 100 क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। उन 100 क्वेश्चंस को आप जरूर देखिए, क्योंकि वो यूपीएससी के पैटर्न में ही मैंने बनाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है, उससे क्या होगा, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि कितना रेलिवेंट मटेरियल मैं पढ़ रहा हूँ, और अगर मैं वो टॉपिक पढ़ रहा हूँ कि तो क्या मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, या कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। ठीक है, तो आप उस करंट अफेयर के सेक्शन को जरूर देखना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब ऐसे ही उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कहाँ यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, आप सोचो, आपके पास 10 सेकेंड्स है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, अब देखिए जरा, होता क्या है कि जो ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये यूज किया जाता है एज अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में। ढंग से लिखता हूं, बाकी आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आप ताकि आराम से पढ़ पाए। क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है, ये याद रखना। क्रिप्टोग्राफी आपको पता है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म है, अब आपको बस यही ढूंढना था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म का है। ठीक है, तो आपने देखा इकोनॉमिक्स यहाँ पे दे रखी है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये ऑप्शन एकदम ठीक था। किया क्या जाता है कि जब भी कोई हमें इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो इस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज कर कर उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर करा जाता है, जब भी आपको कोई भी डिजिटल सिक्योरिटी चाहिए है तो। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि अगर हमें कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ क्या चलती है, उसके साथ पुलिस चलेगी।
या किसी भी टाइप की प्रोटेक्शन चलेगी। ऐसे ही अगर डिजिटली आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें यूज होती है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वो पुलिसिंग की तरह काम करती है डेटा के लिए। बस इतना इजी वे में आप इसे समझ लो, उससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत इस क्वेश्चन में तो नहीं। ओके, बट वही बात है कि ऐसी टर्म्स आप कब जानेंगे, जब आप करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम से पहले 2 महीने पहले सोचें कि मैं तो पूरे साल के करंट अफेयर्स कंप्लीट करता हूं या करती हूं और आपको कोई फायदा होगा एग्जाम में। ऐसा नहीं हो पाएगा, इस बात को याद रखना। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, आप कितनी देख लेना वीडियोस, 10 घंटे के लेक्चर, 15 घंटे के लेक्चर, बट आपको वो बेनिफिट नहीं करने वाले, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी बहुत टाइम है एग्जाम के लिए। 2026 का जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, आप डेली बेसिस पे चीजों को करना सीखिए और करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, जो मैंने आपको समझाया है वही यहां पे लिखा गया है। ठीक है, कि क्या है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, क्या करती है क्या नहीं करती है आप पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी ये क्या करती है, ऑथेंटिकेशन। मतलब कि ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, कि अगर मैंने यहां से कोई डेटा यहां भेजा है, तो ये चेक करना कि बीच में किसी ने इस डेटा को मॉडिफाई तो नहीं कर दिया, कि मैं कुछ और मैसेज भेजना चाह रहा था और क्या हुआ, बीच में किसी ने मॉडिफाई करके कुछ और मैसेज भेज दिया। तो ऑथेंटिकेशन बनी रहती है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी तीसरा बंदा बीच में आके इस डेटा को रीड ना कर पाए कि ये डेटा क्या है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी बनी हुई है। ठीक है, इंटेग्रिटी, गारंटिंग दैट द डेटा हैज नॉट बीन टैम्पर्ड विद, जो मैंने ऑथेंटिकेशन में बोला वही सेम चीज है। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब क्या है, कि बाद में आपने मैसेज सेंड कर दिया और वो चीज गलत हुई, तो सेंडर ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये मैंने नहीं भेजा था। तो वही लिखा है, प्रिवेंटिंग द सेंडर फ्रॉम डिनाइंग द ओरिजिन ऑफ द मैसेज और एक्शन। ठीक है, ये भी कैसे हेल्प करता है, ये भी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करते हैं इस चीज में। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी बेसिक 10th क्लास की साइंस की बुक में दी होती है। ठीक है, 10th के बाद आप अपने किसको चेंज कर देते हैं, आप चेंज कर देते हैं अपनी स्ट्रीम्स को। ठीक है, कोई कॉमर्स में चला गया, कोई आर्ट्स में चला गया, कोई साइंस में चला गया, बट 10th तक हमने बेसिक पढ़े हैं। और 10th की एनसीईआरटी से, 9 10th की एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन बनाया गया। अब मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि साइंस की पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ के जाए। ठीक है, साइंस की आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जाएं, मैं ऐसा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि ये देखा गया है कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन अभी तक, तो 2014 से लेके 2020 तक हमने ये पहला ही क्वेश्चन देखा। तो इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ही कम है, तो ये मत करना। अब मैं वही कहता हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा और पढ़ना शुरू कर दिया बिना सोचे समझा। इनपुट आउटपुट देखो, यहाँ पे इनपुट आउटपुट बहुत कम है। तो अब जरा बेसिक्स भी अगर आपने पढ़े हुए हैं 10th क्लास में अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, इस पे मैं टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज, सेल वॉल्स, विलिस्ट, एनिमल सेल्स डू नॉट। देखो आपको पता है सेल्यूलोज जो है और सेल वॉल, जो सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल है, ये आपको सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है, एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलती। प्लांट सेल में क्या होता है, ये जो इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो एनिमल सेल में लास्ट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। किसमें, प्लांट सेल में। ठीक है, ये क्या करती है, ये प्लांट सेल में रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, बट एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है, जो लास्ट मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, जो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से, जो अंदर की बॉडी है उसको बचाती है, अंदर के सेल से उसे बचाती है। ठीक है, तो ये बात एकदम ठीक है कि प्लांट सेल के पास ही सिर्फ सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के पास नहीं होती, करेक्ट। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक द एनिमल्स विच डू। अब उन्होंने यहीं पे आपको कंफ्यूज कर दिया कि उन्होंने बोला कि इनके पास सेल वॉल होती है, तो हमारे इनके पास फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास है, सेल प्लांट सेल के पास भी है और एनिमल सेल के पास भी है। ठीक है, बट जो प्लांट सेल है उसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर है विच इज सेल वॉल, ये आपको याद रखना है। तो ये चीज एकदम गलत हो जाती है कि प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो दिस इज वाई कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई। मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब क्या है, देखो ये अगर समझ लो कि ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है मान लो। ठीक है, इस सेल के अंदर अगर ये प्लांट सेल है,
ठीक है। तो होगा एक लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा आपको। इस वैक्यूल में क्या होता है, जितना भी गंद है, मतलब जितना भी चीज प्लांट सेल ने यूज कर लिया और बाकी जो कचरा है वो कहाँ पे वैक्यूल में जमा करते हैं, वो वैक्यूल में जमा करते हैं। ठीक है। तो प्लांट सेल में हमें देखने को मिलता है एक बड़ा वैक्यूल, और उसका काम क्या है मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर वही एनिमल सेल है तो उसमें क्या है कि बहुत सारे वैक्यूल देखने को मिलेंगे, पर वो छोटे छोटे होंगे, वो छोटे छोटे होंगे। काम इनका भी यही है कि यहाँ पर जितना भी मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब जो भी यूज कर लिया है हमने, और जो भी एक्स्ट्रा चीज हमारी बॉडी में बची है जो कि बॉडी से बाहर निकालनी है, वो यहाँ पर जमा हो जाती है वैक्यूल्स में। ठीक है। बट डिफरेंस बस यही है कि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है और यहाँ पर सिर्फ एक छोटे 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 वैक्यूल होते हैं। ठीक है। अब आप एक चीज को कंपेयर करना, यहाँ पे विलिस्ट लिखा था, यहाँ पे विलिस्ट लिखा था, जिसमें से इन्होंने एक स्टेटमेंट को सही कर दिया और एक स्टेटमेंट को गलत कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे सही किया गया वन लार्ज वैक्यूल, हाँ दोनों स्टेटमेंट को सही कर दिया। ठीक है, इस चीज को समझना। और जहां पर ऐसा नहीं लिखा था विलिस्ट विलिस्ट और यहाँ पे अनलाइक लिख दिया था, उस स्टेटमेंट को इन्होंने गलत कर दिया। ठीक है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक पैटर्न समझा रहा हूं। इस पैटर्न को हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो हम इस पैटर्न को साथ लेके चलेंगे कि अगर दो विलेज साथ में दिए गए हैं, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने देखा है कि कुछ लोग अपनी वीडियो में ये बोलते हैं कि अगर दो चीजें साथ में दी गई है तो उनमें से एक चीज गलत हो जाती है। ठीक है, अगर विलेज विलेज दो जगह दिया है तो वो गलत हो जाती है, बट मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों जगह ये सेम है, और बल्कि जो अलग दिया गया था अनलाइक, वो गलत हो गया। बट मैं फिर से यही बात बोलूंगा, ये जो आपको ट्रिक्स है ना, ये आपको एग्जाम में ज्यादा फायदा देने वाली नहीं है। क्यों? मैं बोलता हूँ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें अपनी नॉलेज ही आप सुप्रीम रखो तो ही फायदा है। ठीक है। बट अगर आप इतने इतने वर्ड्स को देखने जाएंगे एग्जाम में तो फिर आप ओवरऑल एसेंस जो है पेपर की वो खो देंगे। ठीक है। जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर बहुत सारे बच्चों के नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ ट्रिक देखने जाते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ, ट्रिक से ऊपर नॉलेज को रखो। जहां पर चीजें यूज होती है, जहां पर ट्रिक यूज होती है, मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, 1 एंड 3। बाकी इन सारी चीजों पर इतना प्लीज ध्यान मत देना, इतना ध्यान मत देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर देखो, अब ना एक चीज आपने नोटिस करी होगी, हमने 2014 से प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना शुरू किया था। हमने ये देखा 2018 तक जो एग्जाम पेपर से उनका लेवल जो है वो उतना अच्छा नहीं था जितना हमें 2019 से देखने को मिला है। ठीक है। 2019 में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, है ना, जिसमें लोग कह देते हैं कि अगर ऐसी चीजें दी हो तो यूजुअली 1 2 3 4 5 ही आंसर होता है। यार मैं फिर कहता हूँ, ऐसी चीजों पे विश्वास मत करना। आप क्वेश्चन को पढ़ो, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या चीज सही हो सकती है, क्या चीज गलत हो सकती है, फिर मार्क करो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि 0.0000001% चांसेस भी है किसी चीज के करेक्ट होने के, तो ही आप उसे सही मानेंगे, नहीं तो आप उसे गलत मानेंगे। अब यहाँ पे 5 चीजें दे रखी थी, मैं कहता हूँ बहुत ही मुश्किल होगा जो पांचों की पांचों ठीक होंगी, क्योंकि वो यही चाह रहे हैं आपसे चेक करना कि क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। ठीक है। अब उस टाइम पर बेंजीन पॉल्यूशन रहा होगा न्यूज में, तो क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, बेंजीन पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई न्यूज आई होगी, इस वजह से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। दिस इज द ओनली रीजन डेली बेसिस पे जाके करंट अफेयर्स को पढ़ना जरूरी है। ओके। अब देखो, यहां पर जो है बेंजीन पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें दे रखी है, जैसे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन। ठीक है। अब क्या है कि आप देखेंगे, अब आप ना, ये क्वेश्चन वॉज टफ, मैं नहीं बोलता आसान, क्योंकि एनवायरमेंट में घुसकर एक बाय प्रोडक्ट को उठाकर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना, ठीक है, ये दिखाता है कि जो यूपीएससी है वो चाहता है कि जब भी एनवायरमेंट की कोई चीज आए तो आप घुस के उसके बारे में पढ़ें। एनवायरमेंट हर बार न्यूज में रहता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, अभी आपने नवंबर दिसंबर में एनसीआर की हालत देखी उसकी वजह से। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपको चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वो समय चला गया जब एनवायरमेंट से आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं अब वो डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सही में डीप में पढ़ने की जरूरत है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो,
सबसे पहले मैं बताता हूं कि कौन सा नहीं है, ठीक है। यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर है और यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड बाय यूर इथेन है, ये इसके सही ऑप्शन नहीं है। अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने चेक किया नेट पे, मैंने चेक किया, मैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ भी ना निकले। बट द थिंग इज दैट कि बोला गया कि बेंजीन के कुछ पोर्शन जो है वो इसमें देखे गए हैं जब वार्निश वुडन फर्नीचर को यूज कर रहे हैं उसमें भी, और जो प्रोडक्ट्स हैं पॉलीयूर इथेन के उसमें भी देखने को मिले हैं। बट द थिंग इज दे आर नेग्लिजिबल और इस वजह से उन्होंने उसे हटाया है, ठीक है। बट मैं फिर बोलूंगा ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा क्योंकि हार्ड था ये क्वेश्चन। अब क्या है कि अब आगे के लिए आपको क्या याद रखना है, ठीक है। पहली बात तो ये आपने पढ़ा ही पहली बार होगा, तो अब जब वो उन्होंने एक बार ये ऑप्शन में दे दिया, तो अब वो हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में इससे क्वेश्चन बना दे कि ये क्या है, ठीक है, इसके बाय प्रोडक्ट क्या है। तो आपको याद रखना है इन दोनों में से ही वीओसीज निकलते हैं। वीओसीज क्या है? वॉलेटाइल, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को ओआरजी लिख लो, ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? वीओसीज, ठीक है। ये निकलते हैं, इससे बेंजीन नहीं निकलता, ऐसा यूपीएससी का कहना था। यूपीएससी ने आंसर दिया था 1 2 3 आर करेक्ट। मतलब वुड बर्निंग से, टोबैको के स्मोक से और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, तीनों से ये निकलता है। कहीं ना कहीं वो क्या कहना चाह रहे थे? वो ये कहना चाह रहे थे कि जब भी आप किसी भी चीज को बर्न किया जा रहा है, यहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा है, यहाँ पे टोबैको बर्न हो रहा है, यहाँ पे वुड बर्न हो रही है, तो उन तीनों में बेंजीन निकलेगा, बेंजीन पॉल्यूशन होगा। बट यहाँ पे किसी भी चीज का बर्निंग नहीं हो रहा, इस वजह से उन्होंने बोला यहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यही था कि यहाँ पे ना यूजिंग यूजिंग लिखा था, इस वजह से क्या है कि बोल सकते हैं कि नहीं सिर्फ वीओसीज ही निकल रहे हैं और बेंजीन पॉल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो यूपीएससी ने इस तरीके से इसका आंसर दिया। अब देखो जरा, एक चीज समझो, बेंजीन क्या है ये आपको अब पता होना चाहिए। जब बेंजीन से क्वेश्चन आया है तो इट इज इंपॉर्टेंट आपको पता हो बेंजीन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बेंजीन इज अ कॉमन एयर पॉल्यूटेंट, बोथ नेचुरल कॉजेज से भी होता है, जैसे वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं आपको, फॉरेस्ट फायर हो गई उसकी वजह से देखने को मिलता है, और ह्यूमन सोर्सेज भी हैं इसके, जैसे व्हीकल का जो एग्जॉस्ट होता है उससे, टोबैको के स्मोक से, इंडस्ट्रीज से, पेंट से। अब यही प्रॉब्लम थी कि वहां पे जो वो लिखा हुआ था ना कि पॉलिश्ड है, वो उसमें वीओसीज निकलते हैं और वीओसीज के थ्रू हमें बेंजीन पॉल्यूशन देखने को मिलता है। बट उधर वही बात है कि उधर यूजिंग बोल दिया, शायद इस वजह से उन्होंने उसे सही नहीं माना, ठीक है। ग्लूज हो गए, गैसोलीन हो गया, यहाँ से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या है, बेंजीन को कार्सिनोजेनिक बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि कैंसर जनरेटिंग एलिमेंट्स हैं उसमें बेंजीन, ओके, दैट अफेक्ट्स ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स लीडिंग टू ल्यूकेमिया एंड अदर कैंसर्स, ओके। अब वही है कि क्या याद रखना है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, स्वीट स्मेल होती है, वॉलेटाइल होता है, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर में वो वेपराइज हो जाता है, उसे वॉलेटाइल बोलेंगे, ठीक है। एंड अ की इंडस्ट्रियल केमिकल्स थ्रू इट्स टॉक्सिसिटी लिमिट्स कंज्यूमर यूज। अब सोर्सेज अभी हमने ऊपर देख लिया, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेल्थ में हमने देख लिया, कैंसर देखने को मिलता है, ब्लड डिसऑर्डर देखने को मिलता है, एक्यूट एक्सपोजर देखने को मिलता है, किससे? अगर बेंजीन से हो गया तो हाई लेवल ऑफ डिजीनेस आपको देखने को मिल सकती है, ड्राउजीनेस देखने को मिल सकती है, हार्ट रेट आपका बढ़ सकता है, हेडेक हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीजें बेंजीन की वजह से देखने को मिलती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सालों में शायद इससे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि वो करते यही है, एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, अब उस टर्म से वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे 4 5 साल, 4 5 साल के बाद पूछ लिया एकदम उठा के, ठीक है। जैसे आपने देखा 2014-15 में भर के क्वेश्चन पूछे गए थे रामसर साइट वेटलैंड से रिलेटेड, बट उसके बाद गायब ही हो गए, अभी तक पूछा ही नहीं। हम 2020 भी पहुंच गए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आते ही जैसे ही 5 6 साल और गुजर गए, वो फिर उस टर्म को इंट्रोड्यूस कर देंगे एग्जाम पेपर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब आपको यही पैटर्न पकड़ने हैं। मेरा काम, मेरा क्या था इसका पर्पस? मेरा पर्पस ये था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो मिसगाइडेड रहते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि आप जब भी कहीं कोचिंग जाएंगे तो आपको इतना सब पढ़ा देंगे, एंड दी थिंग इज फिर आप सोचते हैं इतना सब इतने कम टाइम में रिवाइज कैसे होगा। अब जब मैं आपको बता दूंगा तो अब जब ये मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ तो आपको पता है कि मुझे हिस्ट्री में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मुझे एनवायरमेंट में कितना टाइम देना है,
मुझे साइंस एंड टेक में कितना टाइम देना है, और मुझे इतना देना है तो क्यों देना है, अब आपको ये पता है, ठीक है, जो भी बच्चे रेगुलरली ये क्लासेस देख रहे हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए, अगर क्लैरिटी नहीं आएगी तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये कोई इजी टास्क नहीं है। बाद में टॉपर्स आके बोल देते हैं कि हाँ हमने ये, भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि इट इज़ नॉट इजी, ठीक है। 3-3 4-4 साल से प्रीलिम्स क्लियर करने में ही लग जाते हैं, ठीक है। बाद में चाहे एक बारी में मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, वो बात अलग है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेहनत करी हुई है। बट प्रीलिम्स क्लिक क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि पता नहीं है कितना पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अब पॉलीयूरेथेन जो है ये क्या है, एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर है, फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन पॉल्यूल्स एंड आइसोसाइनेट्स, ये याद रखना। इसके रिएक्शन से ये बनता है। और क्या क्या इससे बनाया जाता है, जैसे आप अपने वो सोफों पर देखते हैं ना कि उसके कुशन्स हैं, ठीक है, या आपके जो बेड है उसके ऊपर मैट्रेसेस है, गद्दा जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। रिजिड प्लास्टिक्स भी इससे बनाए जा सकते हैं, इसलिए वर्सेटाइल बोला है, हर टाइप की चीज बनाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद आपको एडहेसिव्स, मतलब कि जो चीज चिपकाने में काम आती है वो बनाने में इसका यूज होता है। ये किस लिए जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ड्यूरेबल होता है, बहुत टाइम तक आप इसे यूज कर सकते हैं। प्लस ये रेजिस्टेंट होता है किससे, एब्रेशन एंड केमिकल से, मतलब कि बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से ये आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ऑटोमोटिव में, फर्नीचर में, मेडिकल फील्ड में हर जगह देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि ये कहाँ पर यूज किया जाता है, तो याद रखना कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना, जब भी इसका डिस्पोजल करते हैं या यूज करते हैं, या इसके प्रोडक्शन के टाइम पर, मैंने आपको क्वेश्चन में ही बताया कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि किस में इम्पैक्ट करते हैं, एयर क्वालिटी में इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिवली। पुअर एयर क्वालिटी में इनका भी बहुत ज्यादा योगदान होता है, ठीक है। और अगर एयर में नहीं कर रहे, लैंडफिल कर रहे, तो फिर ये क्या करते हैं, जो सॉइल है ना उसको कंटामिनेट करते हैं, सॉइल का जो पोटेंशियल है उसे कम करते हैं, ठीक है। और क्या है, एज अ सॉइल वेस्ट ये वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज है जो आपको इस तरीके से पढ़ना है। जब आप अपने इन क्वेश्चंस को सेकंड और थर्ड रिवीजन में ला रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ, बहुत सारी चीज, वो जो नैक होता है ना कि अच्छा हाँ ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, ये इसीलिए गलत है यार, ठीक है, आपको वो समझ में आ जाएगा। और जिस दिन आपको वो समझ में आ गया उस दिन आप बहुत आगे चले जाएंगे, ठीक है। और वो कैसे आएगा, बार बार करने से, ठीक है। इसीलिए मैं फेब तक ये एंड कर रहा हूँ सीरीज को, ठीक है। 2025 तक के सारे पेपर करवा दूंगा आपको, ताकि आप पढ़ लो बार बार उन्हें अच्छे से, ठीक है। अब देखो, if another global financial crisis happens in near future, which of the following action policies are most likely to give some immunity to India? याद रखो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हेल्प करेगा, अगर हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, वो कब स्ट्रांग होगी, जब रुपी स्ट्रांग होगा। रुपी स्ट्रांग कब होगा, जब हमारे पास फॉरेक्स ज्यादा होगा, फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स रिजर्व हमारे स्ट्रांग होंगे। अब मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, अब इसी आइडिया को लेकर अपने दिमाग में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। चलिए 15 सेकेंड्स आपके पास। चलिए देखो क्या हो रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है ना। समझ लो क्या हो रहा है कि हमारा जो रेगुलर ट्रेड है, रेगुलर सर्विसेज हैं, वो सारी क्या होती है, एकदम बंद हो जाती है। समझ लो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। अब इस टाइम पर इम्यूनिटी कैसे मिलेगी इंडिया को, क्या चीजें होंगी जो हमें हेल्प करेंगी, आप समझो। शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स क्या है, जो चीज मैंने एक साल से कम के लिए ली है, ठीक है, एक साल से कम के लिए ली है। अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तो क्या पता 1 साल चले, 2 साल चले, और 2.5 साल 3 साल तक भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और अगर मेरे पास ज्यादा शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स है तो मुझे अपने, मैंने क्या बोला आपको, ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर आपको स्ट्रांग रहना है तो आपके रुपी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। रुपी की वैल्यू स्ट्रांग कब होगी, जब आपका फॉरेक्स रिजर्व भरा हुआ होगा, इतनी सी बात है बस, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होगा तो हम बचे हुए,
अब देखो, अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगी ज्यादा तो मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा वापस देना पड़ेगा, और पैसा मैं वापस कैसे करूंगा? अपने फॉरेक्स रिजर्व को यूज करके, ठीक है, जिसमें फॉरेन करेंसीज पड़ी हुई हैं। अब अगर मेरे पास ज्यादा शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स नहीं है तो मुझे पैसा भी नहीं लौटाना, मतलब मेरा फॉरेक्स बचा हुआ है, मेरा फॉरेक्स बचा हुआ है, मेरा फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि हाँ, मुझे ये इम्यूनिटी देगा, किसमें? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, जब मेरे पास कम शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स होगी। ये बात एकदम ठीक है। अब देखो, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स होगा क्या? अगर मान लो एक देश में बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं, ठीक है, फॉरेन बैंक्स बहुत सारे, ये सारे फॉरेन बैंक्स हैं एक देश के अंदर। क्या होगा जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? ये इन्वेस्टमेंट रोक देंगे अपनी, जहां भी लोन्स वगैरह दे रहे हैं वो लोन्स वगैरह देना बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें खुद को भी तो बचाना है। तो ये क्या करेंगे? ये क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग एक्टिविटीज को रोक देंगे। अगर ज्यादा फॉरेन बैंक होंगे और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो ये क्या करेंगे? अपनी, इस वर्ड को याद रखना, इस टर्म को याद रखना, ये क्या करेंगे? ये अपनी क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग एक्टिविटीज को रोक देंगे। जिससे क्या होगा? अब हमारे देश में जो ये पैसा पहले जिस तरीके से चलता था वो नहीं चलेगा, फॉरेक्स नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा? हमारे देश को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, इसका उल्टा हो जाएगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जितने कम फॉरेन बैंक्स होंगे उतना फायदा होगा हमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, ठीक है। अब मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये मैंने आपको पहले बताया है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होती क्या है। अब ये जो है ना, इस पे अलग से क्वेश्चन बन के आ सकता है आगे आने वाले सालों में। तो आप पहले समझो कि ये फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है क्या। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि मैं अपने देश का जो पैसा है, अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है, उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर दूं, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, और उसमें बिल्कुल भी रोक टोक ना हो। फुल का मतलब ये है 100%, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपके लिए यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, बिकॉज आई थिंक कि ये आगे आने वाले सालों में पूछा जा सकता है। तो क्या है? फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। समझिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट, मैं ऐसे लिख दो, पहले मीन्स लिखते थे, इट मीन्स दैट that is there is no restriction on converting, थोड़ा सा स्लो लिख रहा हूं क्योंकि फिर राइटिंग खराब हो जाती है, ठीक है। कन्वर्टिंग डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। मतलब कि आप अपनी कभी भी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, समझिए। अगर ऐसा होगा कि फ्री मूवमेंट हो रहा है कैपिटल का, फ्री मूवमेंट हो रहा है अगर कैपिटल का, ऑफ कैपिटल, तो इससे क्या होगा कि ना, लोग क्या करेंगे जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके, जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा? रुपये की वैल्यू गिरने लगेगी, तो जो वल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस में हमें इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर क्या करना है, अगर आपको इम्यूनिटी चाहिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो आपको फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं मेंटेन करनी है, उल्टा बोल दिया है यहाँ पे। इस वजह से पहला जो आंसर है वो करेक्ट है।
तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। इसमें क्या लिखा गया है? देखो, अगर आप 1 लाख रुपए कैश निकाल रहे हैं, ठीक है, आपने बैंक में पैसा जमा किया, वहां से आपने 1 लाख रुपए निकाल लिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला इससे एग्रीगेट मनी सप्लाई पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास 10 सेकेंड है, थोड़ा सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, देखिए होता क्या है, पहले देखो, मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई जो है, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या क्या काउंट होता है। मनी सप्लाई होता है जो भी अ, आप कैश यूज कर रहे हैं ना डेली बेसिस पे, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, एक तो ये होता है ना करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन करेंसी इन सर्कुलेशन। पता नहीं जैसे ही क्लास लेने लगता हूँ वैसे ही कॉल्स आना शुरू हो जाती है। सर्कुलेशन, ठीक है। प्लस जो भी आप डिमांड डिपॉजिट करते हो ना, मतलब कि जो भी आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में, एक तो वो होता है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ डीडी, डिमांड डिपॉजिट, ये डीडी है, ठीक है, ये डीडी है, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड इन बैंक। अब एक बात सोचो, अगर आप डिमांड डिपॉजिट जो है उससे 1 लाख रुपए निकाल कर करेंसी आप सर्कुलेशन में ला रहे हो, मतलब नॉर्मली उसे यूज कर रहे हो, तो क्या कुछ चेंज आया? बस पैसा इससे निकल के यहाँ पे पहुंच गया, इससे निकल के यहाँ पे पहुंच गया। पर मनी सप्लाई में तो दोनों ही काउंट होते हैं ना, तो चाहे कुछ पैसा निकल के इधर से इधर पहुंच जाए या इधर से इधर पहुंच जाए, मनी सप्लाई तो उतना ही रहेगा। ये तो वही बात हो गई कि यहाँ से 10 रुपए उठाए और यहाँ पे भेज दिए, तो 10 रुपए तो इधर से इधर आ गए, पर दोनों में कुछ चेंज आया क्या? कोई चेंज नहीं आया। समझे? तो पूरी मनी सप्लाई पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मनी सप्लाई बनती ही इन दोनों को मिला के। तो अगर कुछ पैसा इधर से इधर आ जाए, इधर से इधर आ जाए, तो एग्रीगेट मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टू लीव इट अनचेंज्ड, ये इसका राइट आंसर है कि कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आज इकोनॉमिक्स के काफी तगड़े तगड़े और अच्छे क्वेश्चन है। अब आप समझ रहे हो ना, 2020 में देखो, अभी तक इकोनॉमिक्स के इतने अच्छे क्वेश्चंस हमने नहीं देखे थे। 2019-20 में ही हमें देखने को मिले कि जो अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, वो एक दो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जो आपको देखने को मिलेंगे कि ये तो स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, बट नहीं, अब वो चाहते हैं कि भाई बच्चों में दिमाग हो, बच्चे कॉन्सेप्ट को समझे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और इसमें बोला गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अभी मैं क्या करूंगा, एक है एफडीआई, ओहो, एक है एफडीआई और एक होता है एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये अभी हम देख लेंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पर आप क्या करो, पहले इसका आंसर फाइंड करो, आपके पास 15 सेकेंड्स है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, देखो, मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको दोनों का मतलब समझाता हूँ, उसके बाद क्या है हम समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इधर नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलरली इंडिया में आकर इंडिया की किसी कंपनी में या किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इन्वॉल्व डायरेक्ट ओनरशिप है ना, डायरेक्टली उसका पार्ट है।
एंड कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, कुछ भी आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे वो फैक्ट्री हो गई, ठीक है, कोई कंपनी हो गई, कुछ भी, ठीक है। अब क्या है कि यूजुअली ये माना गया है कि 10% से ज्यादा अगर इक्विटी है उसकी किसी भी फैक्ट्री में, कंपनी में या किसी भी एंटिटी में, तो उसको हम एफडीआई मानेंगे, और अगर 10% से कम है तो उसे हम एफपीआई मानेंगे, ठीक है। अब क्या है, इन्वेस्टर हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड ऑफन अ कंट्रोलिंग स्टेक, है ना, 10% से ज्यादा, इस वजह से। अब क्या है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है ना, कि बहुत ज्यादा लंबे, इसलिए तो हम हर कोई चाहता है कि हमारे देश में एफडीआई आए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इंडिया की इकोनॉमी को हेल्प करेगा, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है ना। इसमें फिजिकल एसेट्स बनाए जाते हैं, वही मैंने बोला, किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इतना इजीली लिक्विड डेटेड नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि एक रात में पैसा अपना यहाँ से इन्वेस्टमेंट को खत्म करके निकल गए, नहीं, ठीक है, मुश्किल है, ठीक है, इट इज नॉट दैट इजीली लिक्विडेटेड। अब वही बताया, लो लिक्विडिटी है। एग्जिट इज डिफिकल्ट, वही मैंने बताया, एक रात में ऐसे करके नहीं निकल सकते, एक प्रोसेस है जो फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके डायरेक्ट ओनर है उस पर्टिकुलर कंपनी के या फैक्ट्री के या जो भी एंटिटी है उसकी, ठीक है। प्लस स्टेबिलिटी क्या है, रिलेटिवली स्टेबल है, वही मैंने बताया ना कि आप घुस रहे हैं, फिर उससे निकलना जितना डिफिकल्ट होगा, मतलब कि अब इंसान क्या सोचेगा, नहीं यार लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो ऑब्वियसली आपको स्टेबल देखने को मिलेगी, ठीक है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दी रियल इकोनॉमी, क्रिएट जॉब्स, है ना, फैक्ट्री खोल रहे हो, कंपनी खोल रहे हो, तो जॉब्स तो क्रिएट होंगी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, प्लस डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। एक चीज आप इससे रिलेटेड याद रखना कि इंडिया में इसको रेगुलेट कौन करता है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, रेगुलेटेड बाय, आपने सुना होगा डीपीआईआईटी, ये किसके अंडर है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस, अरे भाई साहब, फाइनेंस, ठीक है। वहीं पर अगर मैं एफपीआई की बात करूं तो इसे कौन रेगुलेट करता है, इसे रेगुलेट करती है, रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है, सेबी, इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पैसिव है, पैसिव मतलब आप उसका पार्ट नहीं है, आपने क्या किया, इंडिया में कोई भी अगर कंपनी है, उसको उसके साथ क्या किया, एक जिसे हम कहते हैं कि मैं वर्ड बोल रहा हूँ, पार्टिसिपेटरी नोट, हाँ, उसके साथ आपने पार्टिसिपेटरी नोट बनाया, और क्या बोला कि हम आप मतलब कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया की इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, बट आप डायरेक्टली उसका पार्ट नहीं है, तो वही बोल रहे कि परचेज कर रहे हैं आप, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, विदाउट मैनेजेरियल कंट्रोल, मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी को हायर कर रहे हैं, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खुद आप उसका पार्ट नहीं, ठीक है। तो अब जब आप उसका खुद पार्ट नहीं है, तो आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, ओवर दी कंपनीज ऑपरेशन और मैनेजमेंट, जिसमें जिसके थ्रू भी आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए यूजुअली करी जाती है, इससे पैसा निकालना बहुत ईजी होता है, क्योंकि बोला ना मैंने आपको, पार्टिसिपेटरी नोट है, आप जब वापस अपने शेयर्स को या पैसा लेना चाहेंगे, तब आप ओवरनाइट पैसा लेके निकल जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो हाईली लिक्विडिटी इसलिए है क्योंकि कभी भी आप निकल सकते हैं, एसेट्स कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। हाईली वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब कि स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से हाईली वॉलेटाइल बोला गया, और इसे ना हॉट मनी के नाम से जाना जाता है, हॉट मनी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्या है कि primarily impacts the financial market, enhance liquidity and efficiency, but has limited direct impact on the job creation and infrastructure, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको ना इधर बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक, मेजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, एसेंशियली, एसेंशियली इन लिस्टेड कंपनी नहीं, अनलिस्टेड कंपनी होगी उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, क्या ये बात आपको ठीक नहीं लग रही, नॉन डेट क्रिएटिंग, आप तो अपना एसेट बना रहे हो ना, डेट तो नहीं बना रहे, आप अपना एसेट बना रहे हो, कोई कंपनी या फैक्ट्री, कोई कंपनी खोल रहे हैं, कोई भी एंटिटी खोल रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, वो तो एसेट बना रहे हैं आप, डेट थोड़ी है वो, तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल फ्लो हो गया, समझे इस चीज को, ये करेक्ट है। इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग, ऐसी कोई बात करी गई नहीं, करी गई, ठीक है।
इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये तो पूरा ही चेंज कर दिया ना, एफ आई आई है ये तो, ये एफ डी आई थोड़ी है, ये तो एफ आई आई, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो ना 52nd क्वेश्चन है, इट वाज कैंसल्ड बाय यूपीएससी। ठीक है, तो इस पे हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे कैंसिल कर दिया था यूपीएससी ने। ठीक है, बाकी मैंने इधर इसलिए डाला है ताकि आपको पता हो कि ऐसा भी क्वेश्चन आया था और वो कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो क्या है 53rd क्वेश्चन में, कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया। ये किसका पार्ट है, करंट अफेयर्स का। ऐसी टर्म्स हम कहाँ करते हैं, करंट अफेयर्स में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर्स को करो। करंट अफेयर्स के जो मैं 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको करो। ठीक है, टाइम लगेगा, 2.5 घंटे के लेक्चर होते हैं। ठीक है, बट आप करो, उसे बैठो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब तो मैंने ये सोचा है कि सिर्फ मैं 2 ही पार्ट में करंट अफेयर्स करवाऊंगा, एक दिन 2.5 घंटे का लेक्चर, और फिर अगले हफ्ते दूसरे दिन 2.5 घंटे का लेक्चर, बस 5 घंटे में पूरे महीने की करंट अफेयर्स खत्म। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना, और मैंने यूपीएससी के पैटर्न पे बनाया। ठीक है, तो मेहनत करो थोड़ी सी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करें, फिर कॉल आना शुरू हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए जरा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, और आपको क्या करना है अब इसमें से बताना है। तो यू हैव 10 सेकेंड्स, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो 10 सेकेंड्स है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये एक्चुअली जो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये टर्म यूज करी जाती है क्रूड ऑयल के सेंस में। ठीक है, ये एक ग्रेड सिस्टम है, समझ लो। ठीक है, मैंने आगे लिखा भी है, बता देता हूँ आपको क्या है ये एक स्पेसिफिक ग्रेड सिस्टम है, किसका, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, जिसे टेक्सास लाइट स्वीट भी बोलते हैं। क्या ये एक ही ऐसा सिस्टम है, नहीं, ऐसे बहुत सारे ग्लोबल बेंचमार्क है, जिनमें से एक ब्रेंट क्रूड भी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, बट ये टेक्सास लाइट स्वीट कहाँ पे यूज किया जाता है, या फिर मैं बोलूँ कि ये जो ग्रेड सिस्टम है कहाँ पे यूज करा जाता है, मेनली यूएस फील्ड्स में यूज किया जाता है, यूएस में, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों में इसको यूज किया जाता है। ये एज अ बेंचमार्क समझ लो इसे, ऑयल प्राइसिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं, बट डायरेक्ट टर्म थी, बस पता होना चाहिए था क्या है क्या नहीं। ओके, अब देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स, अब ना ये है कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। अब इसमें कितनी ट्रिक लगा लो, कुछ लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। इसमें नॉलेज मैटर करेगी, जिसने ढंग से पढ़ाई करी है वो बच जाएगा। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल डेट किसे कहते हैं, अगर आपको पता है तो आपका काम हो गया इजी। ठीक है, चलिए, तो आपके पास अब कितना टाइम है, आपके पास है 15 सेकंड, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो आइए पहले समझते हैं नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए फाइनेंशियल डेट क्या होता है, तो आगे आने वाले सालों में पूछ लेंगे फाइनेंशियल डेट क्या होता है। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल डेट देखते हैं पहले। देखो, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है। देखो, नॉन फाइनेंशियल डेट उनको रेफर करेगा जिसमें बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही।
ठीक है, मतलब अगर कोई भी चीज हाउस होल्ड बेसिस पे आप यूज कर रहे हो अपनी डेली कंजम्पशन के लिए, आपने लोन लिया, आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, आप अपनी कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो उसे, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल डेट में नहीं आएगा, वो नॉन फाइनेंशियल डेट में आएगा। वो फाइनेंशियल डेट में नहीं आएगा, वो नॉन फाइनेंशियल डेट में आएगा। आपने किसी नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन लिया, वो भी किस में आएगा, नॉन फाइनेंशियल डेट में। आपने गवर्नमेंट से लोन लिया, क्यों लेते हैं आप लोन, डेली बेसिस पे अपनी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट से लोन लेने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स हैं, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे नॉन फाइनेंशियल डेट में आते हैं। जैसे कि होम लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। अब क्या है कि अगर कोई चीज बैंक लेंड कर रहा है दूसरे बैंक को, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में कोई चीज अगर आ रही है, उसे हम फाइनेंशियल डेट बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब इसी को मद्देनजर रखते हुए ये आप चेक करिए कि हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउस होल्ड्स, ये किस में आएगा, ये नॉन फाइनेंशियल डेट में आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने अभी आपको बताया हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए आप जो भी चीज कर रहे हो वो सब किस में आएगा, वो सब आपके नॉन फाइनेंशियल डेट में आएगा। क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, वो भी किस में आएगा, नॉन फाइनेंशियल डेट में। ट्रेजरी बिल कौन इशू कर रहा है, गवर्नमेंट इशू कर रही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी आप लोन्स ले रहे हैं या कुछ भी आपको प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या है, वो नॉन फाइनेंशियल डेट है। तो ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है नॉन फाइनेंशियल डेट के। तो प्लीज इसे याद रखना, आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि फाइनेंशियल डेट इनमें से किस चीजों को इंक्लूड कर रहा है, तो उसमें जब भी इन तीनों में से कोई चीज आए उसे उड़ा देना सबसे पहले, ठीक है। और फाइनेंशियल डेट में याद रखना कि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन जब होगी उसे ही फाइनेंशियल डेट माना जाएगा, देसी भाषा में बताऊं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ में जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है ना, जो मैंने बोल दिया है पर मैंने पढ़ के नहीं बताया आपको, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो आपको वो भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है पीडीएफ, आप वहां पे देख लिया करिए, ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन जो है बोला गया है, इंडिया के अंदर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर आईएईए सेफगार्ड, ठीक है, वाइल अदर्स आर नॉट, मतलब ये बोला गया है कि कुछ जो हैं वो आईएईए सेफगार्ड के अंदर रखे गए हैं और कुछ को नहीं रखा गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। तो यही आपको समझना है और करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। 15 सेकंड से आपके पास, चलिए। चलिए, होता क्या है देखो, आईएईए सेफगार्ड्स में देखो, जब भी आप कोई भी यूरेनियम जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देश में, तो आप हमेशा क्या बोल के इंपोर्ट करेंगे कि हम अपने सिविलियंस के लिए इसे यूज करना चाहते हैं, एनर्जी क्रिएट करने के लिए, हम इसे मिलिट्री पावर की तरह या न्यूक्लियर पावर की तरह यूज नहीं करेंगे। तो उन्हीं सेफगार्ड में क्या होता है, जो भी आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं यूरेनियम, उसके ऊपर नजर रखी जा सकती है, उसके ऊपर नजर रखी जाएगी। तो क्या है कि वो है आईएईए सेफगार्ड, और जो आप डोमेस्टिकली यूरेनियम बना रहे हैं उस पे वो नजर नहीं रखेंगे, उसे आप जैसे भी यूज करना चाहे आप करेंगे, ठीक है। तो यही सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज, तो वही यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर यही है, ठीक है, कि क्यों कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स आईएईए सेफगार्ड के अंदर रखे गए हैं, क्योंकि वहां पर इंपोर्टेड जो इंपोर्टेड यूरेनियम है उसको यूज किया जाता है, और बाकियों को क्यों नहीं करा जा रहा है, वो आईएईए सेफगार्ड के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि जो वो वाले एरियाज है वहां पर डोमेस्टिक सप्लाईज यूज करी जा रही है जो हमारे देश के अंदर ही बन रही है। तो मतलब जिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आपको
इंपोर्टेड यूरेनियम देखने को मिलेगा वो आते हैं IAEA सेफगार्ड के अंदर, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जहां पर डोमेस्टिक सप्लाईज आपको देखने को मिलती हैं वहां पर IAEA सेफगार्ड नहीं लगते हैं। यही सारी चीजें मैंने आपके लिए आगे लिख दी हैं ताकि आपको याद रहे। द न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया आर प्लेस्ड अंडर IAEA सेफगार्ड ओनली इफ दे आर फ्यूल्ड बाय यूरेनियम प्रोक्योर्ड फ्रॉम अब्रॉड। मतलब अगर बाहर से वो इंपोर्ट किए गए हैं तभी ये सेफगार्ड्स लगेंगे। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे चीजें लिख दी, आप पढ़ सकते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एज सच क्वेश्चन के हिसाब से तो ओके। अब देखो होता क्या है, मैं आपको जब करंट अफेयर्स करवाता हूँ तो मैं आपको वो सारी चीजें करवाता हूँ जो भी 20 साल 25 साल 10 साल 50 साल 75 ईयर्स 150 ईयर्स 250 ईयर्स 200 100 ईयर्स हो गए जिन्हें। क्यों करवाता हूँ, इसी को देखो। ये क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो कि इस्टैब्लिश किए गए थे कब, 1995 में। अब 1995 में करे गए तो 2020 के पेपर में इसे कंप्लीट जब ये पूछा गया तब इसे कंप्लीट हो रहे थे कितने साल, इसे कंप्लीट हो रहे थे 25 साल। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आप सोचते हो कि कोई भी चीज ऐसे कैसे पूछ लिया यार, इतना पुरानी चीज पूछ ली, इतने पुराने ट्रेड मेजर्स पूछ लिए, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स पूछ लिए। अब ये इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि रेलेवेंट है भैया, समझे। तो यही रेलेवेंसी आपको कैसे आएगी, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ढंग से और रीजन के साथ पढ़ेंगे कि अच्छा अगर ये आया है ये कैसे पूछा जा सकता है और क्यों पूछा जाएगा, क्या रेलेवेंट है इसे पढ़ना। ऐसे पढ़ोगे करंट अफेयर्स को तो ही आपको कोई फायदा होगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ टॉप टू टॉप भी आप 50% ही करंट अफेयर्स को फुल फ्लेजेड तरीके से कर पाएंगे। बाकी तो हवा है, कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, बाकी तो हवा हो जाती है, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए इस 50% को भी ग्रैब करने के लिए ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी डेली बेसिस। ओके, चलिए। तो आपके पास अभी कितना टाइम है, आपके पास है 15 सेकेंड्स, आप पढ़ लो इसे और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखिए जरा, बोला गया है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। क्या इस इन्वेस्टमेंट मेजर्स के चलते ऐसा हुआ था, बिल्कुल ऐसा हुआ था। दे अप्लाई टू इन्वेस्ट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखना यहीं पे इन्होंने गड़बड़ी कर दी कि सर्विसेज पार्ट नहीं था इसका, जो ये था ये सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रेड मेजर्स थे, इन्वेस्टमेंट मेजर्स थे, ये याद रखना। तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत हुई थी। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये बात एकदम ठीक थी। ठीक है, तो 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब क्या है, मैंने वैसे आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है थोड़ा इसका पर्पस वगैरह। बट द थिंग इज दिस कि एक बार अगर इसके बारे में एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया ना तो फिर से पूछा जाना इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कि पूछेंगे वो। बट ये है कि ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन से ये समझ में आ गया कि अगर कोई ट्रेड मेजर्स है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ट्रीटी हुई है, कुछ भी अगर उसे पर्टिकुलर ईयर्स हो चुके हैं 5 10 20 15 25 30 50 100 75 ईयर्स, तो फिर वो करना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। समझे। तो आप इस क्वेश्चन से ये अपने घर ले जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, if RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, expansionist monetary policy का मतलब क्या है कि सरकार या RBI चाह रही है कि लोगों तक पैसा पहुंचे। एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी तक क्या है, मैं ऐसे लिख देता हूं, लोगों तक पैसा पहुंचे। ठीक है, लोगों तक पैसा पहुंचे, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। तो उसके लिए वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी वो आपको बताना है। तो इधर लिखा है व्हाट वुड इट नॉट डू, क्या नहीं करेगी इसमें से। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि इनमें से कौन सी वो चीज है अगर गवर्नमेंट करे तो पैसा रुक जाएगा और पहुंचेगा नहीं, बस इतना देखना है। ठीक है, तो आपके पास है 15 सेकेंड, सोच लो समझ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है।
चलिए अब देखिए जरा क्या करा जा रहा है। देखो मैं एक चीज ना आपको सीधी बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये हो गया बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ठीक है, और क्या दे रखा है, एमएसएफआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये याद रखना कि जब भी ये इंक्रीज करे जाएंगे, जब भी ये इंक्रीज करे जाएंगे, ये इंक्रीज कब करे जाएंगे, अगर ये इंक्रीज करे जा रहे हैं, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर मैंने इसके आगे नहीं लगाना यार ऐसे फिर समझ नहीं आएगा। अगर इन सब को इंक्रीज करा जा रहा है, इफ, थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूँ, इफ इंक्रीज्ड, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि पैसे को रोको, मतलब वो क्या लगा रही है कि वो रिडक्शन कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और अगर हमें एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी देखनी है तो क्या करा जाएगा, सारे रेट्स को डिक्रीज कर देंगे। इफ डिक्रीज्ड मतलब एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपके लिए हो गया बहुत ज्यादा इजी। अब आपको ये देखना है कि इनको इंक्रीज करा जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है। अब आप देखो, कट कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं एसएलआर को, मतलब कम कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी करेक्ट है। तो मतलब ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये करेक्ट है। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, अगर बढ़ा दिया गया मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो गवर्नमेंट उसके पास, बैंक के पास कम पैसा होगा कि वो लोन पे दे पाए। मतलब अगर कोई भी चीज इंक्रीज करी जा रही है तो रिडक्शनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें यही बताना है कि विल नॉट डू। फिर कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, कट कर रहे हैं मतलब डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज कब करते हैं, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में, तो ये तो किया जाएगा। तो मतलब हमें बताना था क्या नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ ये नहीं किया जाएगा, बाकी दोनों तो किए जाएंगे। तो ओनली टू इज द राइट आंसर। अब आपके लिए कितना आसान हो गया, बस आपको ये देखना है कि जब भी वो इंक्रीज कर रहे हैं इन सारी चीजों को, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एमएसएफआर मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, को जब भी वो इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब रिडक्शनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, जब भी वो डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में जिंदगी भर याद रखना। मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया है, आपके रिवीजन के लिए चारों चीजें जो ऑप्शन में दी थी, स्टैट्यूटरी, लिक्विडिटी रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, पांचों चीजों यहाँ पे डाल दी, पांचों चीजें यहाँ पे डाल दी है। अब आप क्या कर सकते हैं, बस आपको इसे पढ़ना है, बस आपको इसे पढ़ना है। अब आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है। बस जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट है, और जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वो किसके लिए होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बस इतना डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट में, और बाकी सब कुछ इसमें सेम है, ठीक है। बाकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है कि जो भी एक बैंक जो है, मतलब कि समझो कि बैंक को पैसा चाहिए, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, वो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू भी ले सकता है, बट उसको वो चाहिए ओवरनाइट, ठीक है। ओवरनाइट का मतलब क्या है, 1 डे से लेकर 14 डेज के बीच तक के लिए उसे वो पैसा चाहिए। तो वो पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा आरबीआई से, किस नाम से, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट से। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है, देखो अब क्या है कि अगर मुझे, ये बैंक है, इसको लोन देना है, मैं ना हमेशा हमेशा सोचता हूँ कि बिना बताए आगे चले जाता हूँ। अब मैंने इतनी बार चीजों को बता दिया है तो आपको याद ही हो गया होगा, बट फिर मेरे अंदर का एक कीड़ा है, वो कहता नहीं भाई बता ही दे, ठीक है। तो वही कीड़ा फिर से जाग गया है। अब देखो जरा, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, देखो ये एक बैंक है, अब बैंक क्या करेगा, इसके पास तो लोगों का पैसा आ रहा है, इसके पास लोगों का पैसा आ रहा है। अब क्या है कि ये क्या करेगा, ये आगे इन्वेस्टमेंट करेगा। आपको जो ये 6% 7% पैसा वापस दे रहे हैं एक्स्ट्रा साल का, वो कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके पैसों को बाहर यूज कर रहे हैं,
ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे 100 रुपए जमा किया, आपने 100 रुपए उठा के इन्वेस्ट कर दिए, कल को आप लेने गए आपको मिलेगी, ठीक है, ऐसा ना हो। इसीलिए आरबीआई क्या कहती है कि कुछ आपको पैसा अपने पास रखना है, ताकि आप क्या करें, अगर आगे जाकर ये डिफॉल्ट कर देता है जिसको आपने लोन दिया है, तो आप रिकवरी के टाइम पर प्रॉब्लम ना क्रिएट करें लिक्विडिटी में। समझे इस चीज को? तो आप इतना आपको अपने पास रखना पड़ता है कि आप क्या करें, अगर ये जिसे हम कहते हैं कि ये आपको वापस लोन नहीं कर पाया, ये एक लाइबिलिटी बन गया आगे जाके, ठीक है, तो आपको नुकसान ना हो, आप उस शॉक को झेल जाए, इसलिए आपको उतना पैसा ही देना है जितना आरबीआई ने बोला है कि इतना परसेंटेज रखना है, तो उतना रखना ही, वही होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ लिखा है परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज बैंक मस्ट होल्ड टू लिक्विड एसेट्स, इन लिक्विड एसेट्स जैसे कि कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल। ठीक है, ये बस ये चीज आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, with reference to Indian economy after 1991 economic liberalization, consider the following statements कि इनमें से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब देखो, उस टाइम पर कोई रिपोर्ट आई होगी इससे रिलेटेड, इसलिए इतना वास्ट लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बट मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, एक चीज सोचो, वर्कर की प्रोडक्टिविटी बोला गया है इंक्रीज इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। अब आप एक बात खुद सोचो, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रीज तो रूरल एरियाज में भी लगी थी और अर्बन एरियाज में भी लगी थी, है ना। इन्वेस्टमेंट रूरल एरियाज में भी हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या कर सकती थी, अगर आपको दिख रहा है लिबरलाइजेशन के चलते इन्वेस्टमेंट अर्बन एरियाज में आ रही है, तो अब गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे वो रूरल एरियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे होगा कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी वहां पे कम हो गई और यहाँ पे ज्यादा हो गई? नहीं, दोनों जगह ही इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर भी इंक्रीज हुई थी और यहाँ पर भी इंक्रीज हुई थी, अर्बन एरियाज में भी इंक्रीज हुई, रूरल एरियाज में भी इंक्रीज हुई। गलत। ये आप स्टेटमेंट कॉमन सेंस से अलग कर देते हैं उसे, दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट जाते। अब आओ सेकंड पे, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज। यार स्टेडली का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, स्टेडली का मतलब होता है कि एक बार बढ़ता गया, 1991 से लेके 2020 तक बढ़ता ही चला गया एक ही रेट पे। ऐसा इतने लंबे टाइम तक कभी नहीं हो सकता, 5 साल में दिक्कत हो जाती है भाई, 5 साल में ही सोचना पड़ जाता है, अरे कुछ हुआ तो नहीं था बीच में जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गई। ये तो कितने साल की बात करें, 30 साल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, याद रखना। इन रूरल एरियाज और बीच में, तो आपको पता है कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 2008 में, 2008-9 में, तो फिर उस टाइम पे तो कैसे हो जाएगी परसेंटेज ऑफ रूरल एरियाज वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज? तब तो पूरा वर्ल्ड ही जूझ रहा था, तो उस टाइम पर तो क्या होगा, वर्कफोर्स वैसे कम हो जाएगी क्योंकि काम ही नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को समझना। इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीजेस, ये बिल्कुल इंक्रीज, ये बिल्कुल हुआ था, ऐसा हुआ था। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, ग्रोथ रेट जो है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट में कम हुई है। ये बात क्या है, ये बात भी एकदम ठीक है, ठीक है। और इसीलिए ये ठीक था, इसलिए उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने ये वाला ऑप्शन बना दिया कि आप इन दोनों को कनेक्ट कर जाओगे। बट यार मैं फिर से कहूंगा, ये क्वेश्चन इट वाज रिलेटिवली हार्ड, क्योंकि ना इधर एक ऑप्शन था 3 और एक था 4, तो आप अगर इसे हटा देते फिर भी आपको लगता कि हाँ ये ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। बट ऐसी चीजें कहाँ है यार, ऐसी चीजें आप पढ़ोगे करंट अफेयर्स में। अभी उस टाइम का क्वेश्चन है, फिर से तो नहीं पूछा जाएगा, बट इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आज का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए जो आपको करंट अफेयर्स में पता चलेगा, है ना। तो आज के हिसाब से क्वेश्चन इतनी रेलेवेंसी नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं। और मैं एक चीज बताऊं, एक चीज यहाँ पे बताऊं, ये जो वर्क फोर्स है ना रूरल एरिया में, स्टेडली इंक्रीज नहीं हुई थी, स्टेडली डिक्रीज ही हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये है रिलेटेड किससे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से। ठीक है, अगर आपको पता है ये क्या होते हैं, तो आपके लिए आंसर सॉल्व करना आसान हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल रहेगा। तो आपके पास क्या है, आपके पास 15 सेकंड से सोच लो, समझ लो, और फिर मैं बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है।
ओके, अब देखो ये बोला गया in terms of short-term credit delivery to the agricultural sector, district central cooperative banks deliver more credit in comparison to scheduled bank। अरे यार नहीं, scheduled बैंक और रूरल बैंक तो दोनों मिलाकर ही आपको 70 to 80% इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख जाएंगे। ये तो सिर्फ 15% के करीब या 15-16% ऐसे लिख देता हूँ, इतना ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो एकदम उल्टा लिख दिया, ये ज्यादा करते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स उल्टा करते हैं। ठीक है, तो आप देखो जहां पे कंपेयर कर रहे हैं ना, वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, देखो वन ऑफ दी जब भी कहीं पे लिखा हो ना, वन ऑफ दी, तो आप समझो वो स्टेटमेंट 99% करेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं किसी भी चीज के, और जब उन्होंने उनमें से एक फंक्शन पूछा है तो यूजुअली वो उसको गलत नहीं कर रहे। मैंने प्रीवियस ईयर पूरे पढ़े तो मैंने उसमें देखा है कि जहां पर भी ऐसा लिखा है ना, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दी, एज वेल एज, वो करेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं नहीं भी पढ़ता ना और मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं करेक्ट करके आता। ठीक है, तो अब इसको आप पहली स्टेटमेंट को देख के भी करेक्ट कर सकते थे कि ऊपर हमने देखा कि जो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे। वही बोला गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबीज इज टू प्रोवाइड फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसे बोलते हैं पीएसीएस। बिल्कुल सही बात है, ये क्या करता है, जो ये डी डबल सी बी है, ये स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, एक लिंक की तरह काम करता है। तो जो पैसे यहां से मिलते हैं ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी तक पहुंचाता है और वो आगे तक फार्मर्स तक पहुंचाते हैं, और ये डायरेक्ट खुद भी इन्वेस्टमेंट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मतलब दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। कैसे? जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक ने पैसा दिया वो इसे देते हैं और ये आगे बेचता है, प्लस वो आगे जाके फार्मर्स में इन्वेस्ट करेंगे और ये यहां से भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब ये दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। तो टू जो है वो करेक्ट है, मैंने इनके बारे में आगे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कैसे? क्या बताया मैंने अभी आपको, ये जो डी डबल सी बीज हैं, ये क्रूशियल रूरल कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया में, जो ऑपरेटिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू लिंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। और ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, उनको ज्वाइन करते हैं किससे? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी से। ठीक है, मतलब कि स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो वही लिखा है कि इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं। प्लस रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और एलाइड एक्टिविटीज में, रूरल डेवलपमेंट में इनका फोकस रहता है, उसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, रेमिटेंसेस अगर बाहर से कुछ आ रहा है तो आप यहाँ पर पैसों को कन्वर्ट करवा सकते हैं, और फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फंडिंग क्या है? इनके पास खुद की कैपिटल और रिजर्व भी है, प्लस ये पब्लिक डिपॉजिट्स भी लेते हैं, प्लस ये लोन्स भी लेते हैं। किससे? एससीबी से। एससीबी का मतलब क्या है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पर्टिकुलरली आगे आने वाले सालों में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से क्वेश्चन पूछा गया, तो वहां पे यही बोलेंगे कि दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। एक स्टेटमेंट में पक्का ये लिखा होगा, पर आपको याद रखना है ये पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझना। बाकी रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है इन्हें। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? सिंपल सी चीज है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, ये आप नहीं पढ़ेंगे कहीं भी बुक्स में, करंट अफेयर्स में। कॉमन सेंस के ऊपर ये क्वेश्चन था। ठीक है, देखो क्या है, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड। साइबर इंश्योरेंस की बात चल रही है, तो साइबर इंश्योरेंस का मतलब है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, इन एडिशन टू पेमेंट फॉर लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है, कि क्या क्या चीजें और बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, ये तो प्रोवाइड करे ही जाते हैं कि पेमेंट मिलेगी कब? जब लॉस ऑफ फंड्स या अदर बेनिफिट्स होंगे उसके बाद। बट उसके अलावा क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है कि कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। क्या ये इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होता है? बिल्कुल।
कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो। मैंने आपको क्या बताया, जब वो आपसे थोड़ा सा ना वो हो जाए कि फ्रैंक हो जाए और चीजें एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, वो यहाँ छोड़ सकते थे कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट, और उसके बाद भी लिखा है इफ प्रूव्ड सो। भाई ऐसी स्टेटमेंट मैं आपको 2014 से करवाते हुए आ रहा हूँ और बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आपको आगे की दोनों पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, आपको पता था कि यहां पर जब पहला सही है दूसरा गलत है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, समझे? तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से वो बना के ला सकते हैं, बट ये आप यूजुअली अपने उसमें नहीं पढ़ेंगे कहीं भी करंट अफेयर्स में स्टैटिक पोर्शन में। तो इसके लिए थोड़ी कॉमन सेंस जगाने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं समझा रखा। जैसे यहाँ पे देखो, इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट, और उसके बाद इफ प्रूव्ड सो, ऐसी स्टेटमेंट मैंने बोला एक्स्ट्रा समझाइए, मैंने हर जगह दिखाई है आपको गलत हुई है, इस चीज को आप समझना, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही था, बाकी आप करंट अफेयर के सेशन देख सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के मैंने लेक्चर्स करवाए हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।